Good morning, everyone. Welcome to the part 2 of capital budgeting chapter. कैपिटल बजटिंग का मैं आज पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ, बट बिफोर डूइंग क्लास पार्ट 2 ऑफ द कैपिटल बजटिंग, अगर आपने पार्ट 1 नहीं किया तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में जाए, उसमें मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक में जाके आप पहले पार्ट 1 अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में कम बैक करेंगे। अदरवाइज आपको पार्ट 2 कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कैपिटल बजटिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने लास्ट क्लास में रिकॉर्ड किया था। तो आज मैं उसका पार्ट 2 आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आगे का मेथड एंड आगे का टॉपिक, आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ओके, अगर आपको क्लासेस करने के बाद कोई डाउट्स रह जाते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाए, अपने डाउट्स को डालें, मैं उन्हें सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं ऑब्वियसली सॉल्व करूंगा। अगर आप उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो काइंडली आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत सारी चीजों को पढ़ा था। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, लेट अस रिकैप एवरीथिंग वी हैव स्टडीड सो फार। ओके, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था पार्ट 1 में? आपको कैपिटल बजटिंग स्टार्ट की थी। कैपिटल बजटिंग मैंने आपको बताया था कि कैपिटल, अपने पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, इस मनी को कहां पे इन्वेस्ट करें? अपने पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, इस मनी को इन्वेस्ट करे कि नहीं इन्वेस्ट करे, पहला डिसीजन। दूसरा, अगर इन्वेस्ट करे तो किस प्रोजेक्ट में या किस प्लांट में या किस मशीन में कहां पे इन्वेस्ट करे, ये दूसरा डिसीजन। तो अपने को इस चैप्टर में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का काम करना है बेसिकली। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का काम में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अपने को इस चैप्टर में दो तरह के डिसीजन देने पड़ते हैं। पहला डिसीजन कि अगर मैं इन्वेस्ट करूं या इन्वेस्ट ना करूं। दूसरा, अगर इन्वेस्ट करूं तो कहां पे इन्वेस्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो सबसे पहले शॉपिंग करने के पहले आप ये डिसीजन लेते हो कि शॉपिंग करने जाए या नहीं जाए, यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें या परचेज नहीं करें। आफ्टर यू वंस डिसाइडेड टू परचेज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके बाद आपका सेकंड डिसीजन ये होता है कि किस प्रोडक्ट को चूज करें, ठीक है। और जब आप फाइनली डिसाइड कर लेते हो तो अकॉर्डिंगली आप अपना बजट तैयार करते हो। तो वही चैप्टर, तो ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो कैपिटल बजटिंग पार्ट 2 में अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। ओके, तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पे बैक पीरियड में मैंने आपको क्या बताया था? ओके, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का पहले बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करने का मैंने आपको बताया था टोटल 6 मेथड होते हैं, यानी कैपिटल बजटिंग चैप्टर में आपको टोटल 6 मेथड को पढ़ना है। 6 मेथड्स में से मैंने ग्रुपिंग किया था कि 2 मेथड को मैं एक ग्रुप में रखता हूं और रिमेनिंग 4 मेथड को मैं सेकंड ग्रुप में रखता हूं, यानी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। जो अपने फर्स्ट कैटेगरी का मेथड्स था वो था विदाउट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी उसमें अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेते भी नहीं है। जो सेकेंड कैटेगरी था अपना, उसमें हम लोग विद कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए वो चारों मेथड को सॉल्व करते हैं, वो चारों मेथड अपन पढ़ते हैं। ओके, तो पहले में कैटेगरी 1 में था, जिसमें मैंने आपको 2 मेथड बताया था, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, व्हाटएवर जो आप बोल दो। और जो कैटेगरी 2 था उसमें मैंने आपको 4 मेथड बताया था, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड द लास्ट वन इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको बताया था ये भी कि कैपिटल बजटिंग चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बिकॉज पास्ट के आप पेपर्स उठा के देख लो, आपको एनपीवी और आईआरआर मेथड के सम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो अब मैंने आपको स्टार्ट किया था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड सब सिंपल है। पे बैक पीरियड में मैंने आपको क्या बताया था कि भैया पे बैक पीरियड 3 वर्ड है इसमें, एक है पे, एक है बैक, एक है पीरियड। यानी पे बैक पीरियड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड, पे बैक पीरियड। तो पे मीन्स व्हाट? पे मीन्स व्हाट यू इन्वेस्ट एट द 0th पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एट y0 आप जो इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट के शुरू में आपने जो भी इन्वेस्ट कर दिया, जो भी आपका इनिशियल आउटफ्लो हुआ, दैट इज कॉल्ड पे। बैक मीन्स क्या? आपने जो लगाया वो आपको कितने समय में रिटर्न मिलेगा, आपको कितने पीरियड में रिटर्न मिलेगा, दैट इज पे बैक पीरियड।
तो पे बैक पीरियड में अपने जो आंसर होता है वो ऑब्वियसली टाइम में आएगा, या तो 4th ईयर, 5th ईयर, 4.5 ईयर या 4.6 ईयर, क्योंकि इसका नाम है पे बैक पीरियड। तो पीरियड मतलब क्या है, इसका जो आंसर वो टाइम में आएगा। तो मैंने आपको सिखाया था पे बैक पीरियड में कि जो भी अपने इन्वेस्ट करते हैं उसको रिटर्न आने में कितना का टाइम लगा। सपोज आपके पास दो मशीन है, मशीन ए, मशीन बी। मशीन ए में आप जो रुपया लगा रहे हो वो रिटर्न आने में 5 ईयर ले रहा है। मशीन बी में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो रिटर्न आने में 4th ईयर का टाइम लगा रहा है। इसका मतलब आप कौन सा प्रोजेक्ट को चूज करोगे, मशीन बी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिटर्न अर्लियर देन मशीन ए। तो ये मशीन ए से जल्दी आपको आपका रिटर्न प्रोवाइड करेगा, दैट इज व्हाई यू शैल गो विद द मशीन बी। ओके, तो यहां तक पढ़ने के बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि पे बैक पीरियड में अपने को दो तरह का सम्स मिलेगा। पहला सम जिसमें आपका जो कैश फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैश फ्लो कहने का मतलब क्या, आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, सपोज 10 लाख रुपीस आपने लगाया। अब उस प्रोजेक्ट से जो आपका एनुअल कैश फ्लो होगा, जो आप हर साल कमाओगे, सपोज वो 2.5 लाख करके कमाओगे, तो 10 लाख लगाए, 2.5 लाख रिटर्न आ रहा है, तो इट विल टेक अराउंड 4 ईयर, अराउंड अप्रोक्स 4 ईयर टू गिव योर एंटायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप प्रोजेक्ट ए में 10 लाख लगाते हो और अगर आपको 2.5 लाख करके मिलता है, तो 4 साल में आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड जब कैश फ्लो कांस्टेंट हो, जब कैश फ्लो कांस्टेंट हो तो पे बैक पीरियड निकालना बहुत ही सिंपल रहता है। फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश फ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश फ्लो। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन गेट द आंसर ऑफ पे बैक पीरियड। ओके, बट अपना सम्स इतना एग्जाम इतना इजी सम्स तो आता नहीं। आपको कैश फ्लो ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, तो आपको पे बैक पीरियड निकालना पड़ेगा वेरिएबल कैश फ्लो। तो जब वेरिएबल कैश फ्लो दे तो अपने लिए चैलेंज ये बनता है कि पे बैक पीरियड कैसे निकालना। तो वेरिएबल कैश फ्लो में मैंने आपको बताया था कि टेबल्स बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, पहले लिखते हैं ईयर, उसके बाद लिखते हैं कैश फ्लो, अब उसको क्यूमुलेट करते हैं। क्यूमुलेट मीन एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपने कितना कमाया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर आप एक प्रोजेक्ट में लगा रहे हो 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। आई डोंट रिमेम्बर कि मेरा लास्ट एग्जांपल में 16 लाख था या 18 लाख था, आई हैव अ लिटिल बिट डाउट ऑन इट। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने शुरू में 16 लाख लगाया। अब वो प्रोजेक्ट अपने को कैश फ्लो दे रहा है, कैसे दे रहा है, पहले साल के एंड में 2 लाख, दूसरे साल के एंड में 3 लाख, तीसरे साल के एंड में 5 लाख, चौथे साल के एंड में 1 लाख, पांचवें साल के एंड में 6 लाख, इस तरह करके अपने को वो कैश फ्लो दे रहा है। तो इस केस में पे बैक पीरियड निकालने के लिए यू कैन नॉट यूज जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। और वो टेबल क्या था, ईयर्स। वो टेबल के कॉलम्स क्या थे, वो टेबल की कॉलम में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ईयर्स था, उसके बाद कैश फ्लो था, उसके बाद क्यूमुलेटिव कैश फ्लो था। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करने के बाद आप उसमें एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते थे जिसका नाम है इंटरपोलेशन। तो बाय यूजिंग इंटरपोलेशन यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट पे बैक पीरियड। ओके, तो ये मैंने आपको सिखाया था, काइंडली आपको रिवीजन करें। हाँ, और मेरा जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए आप सैमसंग क्लासेस करिए, सिर्फ पेंडिंग ना रखें, बिकॉज अभी का जो सिचुएशन है आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करना चाहिए। वो पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। सो अगर आप टफ कंपटीशन में अपने आप को रखना चाहते हैं तो यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, अदरवाइज आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, हाँ, तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ पे बैक पीरियड में। तो पे बैक पीरियड में लास्ट में मैंने आपको बताया था एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल सम्स, कांस्टेंट कैश फ्लो का भी और वेरिएबल कैश फ्लो का भी। लेकिन अब आता है अपना अगला चैलेंज, पॉइंट नंबर 1। अगर आपको कैश फ्लो ना दिया हो, कैश फ्लो नॉट गिवन, कैश फ्लो नॉट गिवन, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, सपोज 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो दे देगा आपको, ये श्योर है। तो आप एक प्रोजेक्ट में 16 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं ना। मैं अपना पढ़ाई को स्लो कर रहा हूं क्योंकि मैं रिकैप नहीं, अब मैं आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं अब स्लो हो जा रहा हूं। मैं जब रिकैप करता हूं तो थोड़ा फास्ट रहता हूं, बट आफ्टर फिनिशिंग द रिकैप ऑफ लास्ट टॉपिक मैं स्लो हो जाता हूं। तो अब ध्यान से सुनना।
ध्यान एकदम इधर। ओके, हाँ, अब आपके पास एक चैलेंज ये आएगा कि आपको कैश फ्लो नहीं दिया रहेगा प्रोजेक्ट का। सर कैश फ्लो मतलब एनुअल कैश फ्लो जो आप कमाओगे, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे देगा। आप एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो 16 लाख रुपीस इनिशियली, यानी 16 लाख रुपया लगा के आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन हर साल उसका जो कैश फ्लो है वो नहीं देगा आपको। तो कैसे कैश फ्लो फाइंड आउट करोगे? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एस्टिमेशन का बात नहीं कर रहा हूँ कि आप एज्यूम करना पड़ेगा इतना 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 कैश फ्लो, नहीं, ये फाइनेंस है, यहाँ पे कुछ भी एजम्पशन अभी नहीं चलता है। तो ध्यान से सुनिए बढ़िया से। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपको एनुअल कैश फ्लो नहीं देगा, तो सर कुछ तो देगा इसको निकालने के लिए। यस, आपको दे देगा प्रॉफिट, आपको दे देगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको गिवन दिया रहेगा। जब भी आपको सिर्फ प्रॉफिट वर्ड सुनाई दे तो उसको आप इंटरप्रेट करोगे हमेशा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको जब भी प्रॉफिट दिया रहेगा सिर्फ प्रॉफिट, तो आप उसको हमेशा पैट पढ़ोगे, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी दिस प्रॉफिट हैज अराइव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। ओके, तो आपको पैट दिया रहेगा। अब इस पैट को आपको कैश फ्लो बनाना है। क्यों सर हम लोग पैट क्यों नहीं ले सकते? वाई वी कांट टेक द पैट एज कैश फ्लो? देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बोलूं पैट और कैश फ्लो, क्या ये बराबर होती है? जी नहीं, ये बराबर नहीं होता। पैट और कैश फ्लो आपस में बराबर नहीं होते, ये बात ध्यान से सुनो। तो अगर आपको पैट दिया तो आपको कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। तो पैट को कैश फ्लो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अभी अपने अगला नेक्स्ट टॉपिक है। और कैश फ्लो क्यों निकाल रहे हैं हम, क्यों नहीं पैट को लेके अपना डिसीजन देते हैं, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपको मैं सॉल्व कर पाऊंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सिखाते समय, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। पेबैक पीरियड इज नॉट टू दैट एक्सटेंट लार्ज कि मैं आपको यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे बता दूं, इसलिए अभी मैं आपको पैट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने सिखाऊंगा, ना कि इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों हम लोग पैट को नहीं ले सकते हैं डिसीजन देने के लिए, क्यों पैट को कैश फ्लो में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो क्यों के आंसर के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो पैट को कैश फ्लो में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये देखिए बढ़िया से, ठीक है। तो मैं अभी छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं ये चीज को समझाने के लिए, छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं टी फॉर्मेट में। दिस इज आवर डेबिट साइड, दिस इज आवर क्रेडिट साइड। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो यहां पे मैं मान लीजिए कुछ रेवेन्यूज लिख रहा हूं, जैसे बाय सेल। सपोज आपका सेल है ये जो है मेरा रुपीज इन लाख है, एवरीथिंग इज रुपीज इन लैक्स। सपोज बाय सेल है 200 लाख। Skip it, sale only. डेबिट में मैं कुछ एक्सपेंसेस लिख रहा हूं, सपोज टू परचेस 50 wait टू एक्सपेंसेस डायरेक्ट, तो एक्सपेंसेस मैं लिख रहा हूं, इसमें मैं ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों ले रहा हूं। अब ये ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल जो जरूरत है मैं आपको उतना ही बता रहा हूं। तो मैंने सेल लिया 200 और पीरियड का डेबिट साइड का सारा खर्चा ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग मिला के सपोज आपका इट बिकम्स 120 120 लाख, ठीक है। उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन का खर्चा अलग से माइनस कर रहा हूं, मैं डेप्रिसिएशन को सेपरेट दिखा रहा हूं, एक्सपेंसेस में मैंने इंक्लूड नहीं किया। मैंने एक्सपेंसेस में सारा एक्सपेंसेस को लिया है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग डेप्रिसिएशन स्टैंड अलोन। तो डेप्रिसिएशन में यहाँ पे लेता हूं सपोज 30 lakhs, ओके। तो 30 लाख का मैंने डेप्रिसिएशन लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं
कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ बताइए। तो इट्स वेरी सिंपल, 200 का रेवेन्यूज है, उसमें से 150 एक्सपेंसेस, 120 प्लस 30 एक्सपेंसेस घट गया, तो आपका जो प्रॉफिट आता है वो आता है 50। बट आप थोड़ा यहाँ पे चेक करो, आपका जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को मैं अभी बोलूंगा पीबीटी 50 लाख। ये आपका पीबीटी है, रुपीज इन लाख। ये आपका 50 है, 200 में से 150 गया तो 50, तो ये 50 को मैं बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता तो काइंडली फुल फॉर्म लिख लिया करें, इसका फुल फॉर्म होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो 200 में से थर्ड ईयर के स्टेज में स्टूडेंट को ये सब का फुल फॉर्म ऑब्वियसली पता होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो 200 में से 150 गया 50, तो ये 50 के प्रॉफिट को मैं डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बोलूंगा, बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज अभी तक मैंने इसमें टैक्स माइनस नहीं किया। कंपनी को टैक्स का एक्सपेंसेस कंपलसरी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो टैक्स अभी माइनस करेंगे, उसके बाद निकलेगा पैट। तो पीबीटी में लेस करते हैं हम टैक्स एक्सपेंसेस, पीबीटी में मैंने टैक्स एक्सपेंसेस घटाया। सपोज टैक्स का जो रेट है वो 40% है, टैक्स का रेट कितना हुआ 40%, तो 50 का 40% 20 आया, तो आपका पैट आया फाइनली 30। आपका पैट फाइनली आता है 30। तो अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, तो बताइए आपका यहां पे टैक्स एक्सपेंसेस एक बना जो कितना है 40%। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, 200 में से 150 गया 50 बचा, 50 आपका आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप टैक्स 40% लेते हो तो आपका 20 आता है, क्योंकि आपको पता होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही टैक्स रेट अप्लाई होता है। यानी टैक्स देने के पहले आपने 50 लाख कमाया, अब आपको गवर्नमेंट को 40% टैक्स देना, तो 50 लाख का 40% कितना होता है 20 लाख। तो कितना आ गया पैट, मैंने एज्यूम किया यहाँ पे टैक्स रेट 40% है। ओके, तो टैक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं बोलूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 30 लाख। दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। तो पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिकम्स 30 लाख। ये 30 लाख कैसा है, लेट अस रिकैप इट। 200 में से 150 गया बचा 50, ये 50 को मैं बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक मैंने टैक्स का खर्चा माइनस नहीं किया। तो सपोज कंपनी को टैक्स यहाँ पे 40% देना पड़ रहा है, तो 50 का 40% बिकम्स 20, तो टैक्स एक्सपेंसेस 20 आया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50, उसमें से 20 का मैंने टैक्स माइनस किया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 लाख। ठीक है, तो ये 30 लाख का प्रॉफिट है। बट अब इस 30 लाख को प्रॉफिट को या पैट को आपको कैश फ्लो में बदलना है। आपको प्रोजेक्ट का पैट नहीं चाहिए। We are not required to calculate the PAT of the project. We are required to calculate the cash flow of the project. अपनी को प्रोजेक्ट का कैश फ्लो चाहिए, पैट नहीं चाहिए। क्यों चाहिए कैश फ्लो, पैट से क्यों नहीं कर सकते? ये अपना क्वेश्चन पेंडिंग है, मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा, मैं भूलूंगा नहीं इसे। आप भले भूल जाए बट मैं नहीं भूलूंगा। तो ध्यान से सुनो, ये पैट को सीफेट में कैसे कन्वर्ट होगा। आप इसे यहां तक कॉपी करें, पहले वीडियो को पॉज करें एंड कॉपी कर लीजिए। ओके, फिनिश। भैया आपका पैट कितना आया था? योर पैट इज ₹30 लाख। 30 लाख का आपका पैट था, आपको इसको कैश में बदलना। एक बात सोच के बताओ, कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है क्या उतना ही रियल में कैश फ्लो होता है या कुछ डिफरेंस होता है? ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। प्रॉफिट में और एक्चुअल कैश फ्लो में एक गैप होता है, डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस आपको खोजना है। सर कैसे गैप होता है? आपने प्रॉफिट कितना कमाया, कंपनी के हिसाब से टैक्स वगैरह सारा खर्चा माइनस करने के बाद का प्रॉफिट कितना 30 लाख। बट जब कंपनी चेक करेगा अपना रियल कैश फ्लो तो ये 30 लाख नहीं होगा, 30 लाख से कुछ कम बेसी हो सकता है।
जब कंपनी अपना रियल कैश फ्लो चेक करेगा ना, तो ये 30 लाख नहीं होगा, 30 लाख से कुछ कम बेसी हो सकता है। तो कंपनी ने अगर टैक्स सारा खर्चा माइनस करने के बाद प्रॉफिट कमाया 30 लाख, यानी पैट कमाया 30 लाख, और कंपनी ये बोले कि मेरा कैश फ्लो भी 30 लाख हुआ, तो ये भैया गलत बात हुआ। क्योंकि अगर पैट और कैश फ्लो दोनों सेम होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होते कंपनी को। तो आप लोग थर्ड ईयर में ही पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट PL अकाउंट का पैट आपस में बराबर होते हैं, तो कैश फ्लो बनाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं होता। तो कैश फ्लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट इसलिए क्योंकि कैश फ्लो एंड पैट बोथ आर डिफरेंट, दोनों इक्वेशन दोनों आपस में इक्वल नहीं होता। तो आप यू कैन नॉट इक्वेट पैट एंड कैश फ्लो टुगेदर। तो आपको पैट को कैश फ्लो में बदलना पड़ेगा। तो याद रखें कि पैट और कैश फ्लो बराबर नहीं होता है, क्योंकि पैट अगर 30 लाख का है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का कैश फ्लो भी 30 का होगा। कैश फ्लो कुछ कम बेसी हो सकता है, इसलिए अपने कैश फ्लो बनाते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको कैश फ्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैपिटल बजटिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको वेरी सिंपल मैनर में आपको सिखाऊंगा। देखो, तो आपका पैट कितना है 30 लाख, क्या ये कैश फ्लो नहीं? ये कैश फ्लो नहीं, तो कैश फ्लो कैसे निकालें? एक बात ध्यान से सुनो, आपने डेप्रिसिएशन के नाम पे जो कितना माइनस किया था डेप्रिसिएशन के नाम पे 30। आपने डेप्रिसिएशन के नाम से जो 30 माइनस किया था, जो 30 लाख रुपया माइनस किया था, क्या वो खर्चा आपका कहीं चला गया? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टोटल एक्सपेंसेस, आपका सेल टोटल कितना था 200, इसमें आपने लेस किया सारा एक्सपेंसेस 120, फिर आपने लेस किया डेप्रिसिएशन 30, तो आपका आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था 150। शायद ये दोनों में ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 150। फिर आपने लेस किया टैक्स कितना था 40%, 200 में से 150 गया था 50, टैक्स 40% और 50 इक्वल टू 20, तो आपका 30 आता है पैट। ठीक है, अब आप एक बात समझो अच्छा से, आपने ये जो एक्सपेंसेस 120 का माइनस किया, ये एक्सपेंसेस आपका कैश चला गया, ये आपका रुपया चला गया है। आपने इस एक्सपेंसेस में क्या क्या माइनस किया? परचेस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग चार्जेस, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट एंड ऑल दैट। तो आपने इस खर्चे में 120 का जो माइनस किया, 120 लाख का जो आपने खर्चा माइनस किया, इस खर्चे के नाम पे आपका जितना भी खर्चा हो उसका कैश चला गया है, उसका कैश आउटफ्लो हो गया। अगर आउटफ्लो नहीं हुआ है तो फ्यूचर में जरूर आउटफ्लो होगा, क्योंकि भैया अपना अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस मतलब जो खर्चे ड्यू हो गए बट पेड नहीं हुए, उनको भी अपने पीएल में माइनस करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपने वेजेस पे, सैलरी में आउटस्टैंडिंग जो जोड़ के माइनस करते हो, इसका मतलब क्या? सपोज आपका वेजेस था साल भर का 1,20,000, बट आपने पेड किया 1 लाख, तो 20,000 तो आउटस्टैंडिंग हुआ, ड्यू हुआ। तो आप क्या करते हो, 1 लाख का वेजेस में आउटस्टैंडिंग 20,000 जोड़ के 1,20 माइनस करते हो। तो 1,20 आपने माइनस किया, बट आपका कैश फ्लो तो 1 लाख गया। तो क्वेश्चन बच्चा का बनता है कि सर 1 लाख का वेजेस पेड किए, 20,000 आउटस्टैंडिंग है, तो 1,20,000 पीएल में माइनस करते हैं। ठीक है, तो पीएल में तो माइनस 1,20 हो रहा है, जबकि कैश आपका तो गया सिर्फ 1 लाख। देखो बाबू, 20,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो आज आपका आज नहीं गया है तो कल जरूर जाएगा। तो पीएल अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल मतलब अगर आपका साल भर का एक्सपेंसेस है, साल भर का इनकम है, तो आप उसको रिकॉर्ड करो, चाहे वो पेड हो या ना, रिसीव हो या ना। ठीक है, अगर आज नहीं गया तो कल जरूर जाएगा। लेकिन ये डेप्रिसिएशन नाम का जो खर्चा आपने अलग किया 30, क्या ये खर्चा कहीं गया? नहीं। आपका रेंट पेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हो गया, गुड्स परचेस किए, पैसा गया, टेलीफोन चार्जेस गया, ट्रैवलिंग चार्जेस गया, एडवर्टीजमेंट गया, डिस्काउंट गया, बैड डेट गया, सारा एक्सपेंसेस के नाम पे कैश आपका आउटफ्लो हुआ है, बट डेप्रिसिएशन का कैश आपका कहीं नहीं गया। आप डेप्रिसिएशन अलग क्यों करते हो? ताकि आप फंड इकट्ठा कर सको नए एसेट्स खरीदने के लिए।
डेप्रिसिएशन को अलग करने का, डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा अलग करने का अकाउंटिंग के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिसको पूरा करने के लिए डेप्रिसिएशन को अलग किया जाता है। तो ध्यान से सुनो, आप जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस किए हो, मैं इसे बोल सकता हूं इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस, इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। मतलब ये खर्चा ऐसा है जिसके कारण कैश गया भी नहीं, तो आपको ये बात पता होगा। तो अगर आप चेक करो तो कंपनी ये बोल रहा है कि मैंने सारा खर्चा माइनस करके 30 का प्रॉफिट कमाया, बट मेरा कैश फ्लो 30 नहीं है, मेरा कैश फ्लो कुछ और है। क्या है? तो इसमें आप अगर जोड़ देते हो डेप्रिसिएशन, अगर आप जोड़ देते हो डेप्रिसिएशन कितने 30 लाख का, तो 30 प्लस 30 60 लाख, ये आपका बनता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये अपने को चाहिए, यानी सी फैट। तो ध्यान से सुने, आपका 30 का प्रॉफिट आपने कमाया, 30 का प्रॉफिट कमाया, 30 का प्रॉफिट रखा हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन के नाम से जो आपने 30 अलग किया, ये रुपया कहीं नहीं गया, ये भी कंपनी के पास ही रखा हुआ है। तो कंपनी के पास टोटल कैश का कितना इनफ्लो हुआ? 30 का प्रॉफिट प्लस 30 का डेप्रिसिएशन, टोटल 60, यानी ये हुआ आपका कैश फ्लो। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड। ये वही है जो अपने को चाहिए। पूरा कैपिटल बजटिंग चैप्टर में अपने को सी फैट चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो मैंने क्या किया, पैट में यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड किया 30 लाख का, तो आपका निकल गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 60 लाख। तो ये अपने को चाहिए, ठीक है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर डेप्रिसिएशन का रुपया कहीं जाता नहीं है, वो कंपनी के पास ही रहता है। तो डेप्रिसिएशन के नाम पे मैंने 30 अलग किया, प्रॉफिट 30 कमाया, टोटल अपना कैश फ्लो हुआ 60, तो 60 लाख का कैश फ्लो हुआ। धीरे धीरे ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके बारे में टेंशन लेना नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आएगा बच्चे के दिमाग में कि सर अगर डेप्रिसिएशन को बाद में जोड़ना ही था तो शुरू में घटाया क्यों? ना घटाइए ना जोड़िए, एक ही बात हुआ? नहीं, एक ही बात नहीं हुआ। अगर डेप्रिसिएशन बाद में जोड़े, क्वेश्चन क्या है, अगर डेप्रिसिएशन को बाद में जोड़ना ही है तो शुरू में क्यों घटाए? इसको अगर ना जोड़े ना घटाए तो बात तो एक ही हो जाएगा। बात एक ही नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं कि अगर आप इफ डेप्रिसिएशन इज इग्नोर्ड, अगर आप डेप्रिसिएशन इग्नोर करते हो तो इफ डेप्रिसिएशन इज इग्नोर्ड, अगर डेप्रिसिएशन इग्नोर किया जाता है तो क्या होगा? मतलब आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि सर डेप्रिसिएशन को बाद में जोड़ रहे हो, शुरू में घटा रहे हो, ना घटाओ ना जोड़ो, इग्नोर कर दो, एक ही आंसर आएगा। एक ही आंसर नहीं आएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं तो अच्छा से देखा। अगर डेप्रिसिएशन इग्नोर करते तो क्या होता है? मैं यहां पे सेल ले रहा हूं, कितने का? 200। मैं यहां पे सेल ले रहा हूं 200 का, लेस करूंगा एक्सपेंसेस 120 का। इस बार मैं डेप्रिसिएशन नहीं घटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यही है कि बाद में जब जोड़ना है तो शुरू में घटाए क्यों? ना घटाइए ना जोड़िए, इफेक्ट सेम आएगा। ओके, तो मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लिया, तो सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो अपना आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80, ठीक है। अब लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंसेस, टैक्स का रेट कितना है? 40%। अब बताइए 80 का 40% कितना होता है? 32। 80 का 40% 32, तो आपका पैट निकल के कितना आया? 80 में से 32 गया 48। फिर अगर आप जोड़ते हो डेप्रिसिएशन, अगर आप, मैं यहां पे कर रहा हूं, तो आपका पैट आया है 48 आ गया पैट। तो चूंकि आपने डेप्रिसिएशन एक मिनट, डेप्रिसिएशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये पैट को ही आप बोल रहे हो सी फैट बोल दो चाहे पैट बोल दो, आपका यही क्वेश्चन है कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन को इसमें घटाया है, इसमें जोड़े, ना घटाइए ना जोड़िए, सी फैट आ गया।
गलत। पहला बात तो ये जो आपको 48 आंसर आया है, ये आंसर हो सकता है सही हो, गलत है बट हो सकता है सही हो, बट आपने डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके कंपनी का लॉस करवाया। लॉस इन द सेंस, आपका डेप्रिसिएशन अगर होता, दिखा रहे हो तो टैक्स का खर्चा गवर्नमेंट को कितना जाता है 20, यानी अगर आप डेप्रिसिएशन दिखाते तो मात्र 20 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होते, बट डेप्रिसिएशन इग्नोर करने के कारण गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हो 32। तो डेप्रिसिएशन आपने इग्नोर करके अपना टैक्स ज्यादा पेड किया। तो अगर आप डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट घट रहा है, खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट घटता है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस रिड्यूस कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट घटेगा। अगर आप डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट घटेगा, और कम प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स भी घटेगा। तो डेप्रिसिएशन दिखाने का एक बेनिफिट ये हुआ कि आपको टैक्स में सेविंग हो रहा है, टैक्स सेविंग। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते हो तो आपका टैक्स जाएगा 32, पर डेप्रिसिएशन दिखाने के कारण टैक्स कितना जा रहा है, सिर्फ 20 लाख का टैक्स जा रहा है। तो भाई ये आपने क्या सीखा कि सर डेप्रिसिएशन माइनस करना जरूरी है, बाद में अपने ऐड कर देंगे, नॉट अ बिग डील। क्योंकि अगर नहीं माइनस करते हैं ना तो अपना प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो टैक्स ज्यादा आएगा। तो एक खर्चा नहीं माइनस करने के कारण टैक्स ज्यादा आ रहा है। तो भैया जब गवर्नमेंट ने आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 32 में बोल दिया है कि आप डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस कर सकते हो और अपना टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो, तो क्यों नहीं माइनस करें? इसलिए डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस करेंगे, प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम जाएगा। डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर करोगे, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, टैक्स ज्यादा जाएगा। तो अब एक नया क्वेश्चन यहां से सीखे, एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा। क्या सीखा? कि डेप्रिसिएशन के कारण डेप्रिसिएशन टैक्स शिल्ड कितना हुआ? डेप्रिसिएशन टैक्स शिल्ड। सर ये टैक्स शिल्ड क्या है? इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, टैक्स सेविंग। आप इसको इसके नीचे कॉपी करोगे, ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कारण कितने का टैक्स सेविंग हुआ? अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है 20, अगर नहीं माइनस कर रहे हो तो टैक्स देना पड़ रहा है 32। तो डेप्रिसिएशन के कारण टैक्स सेविंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 32 माइनस 20 मतलब 12 लाख। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करते हो तो आपको 32 लाख टैक्स देना होगा, अगर आप माइनस करते हो तो आपको 20 लाख टैक्स देना होगा बस। तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके 12 लाख का टैक्स सेविंग किया। तो इसी 12 लाख को अपने बोलते हैं डेप्रिसिएशन टैक्स शिल्ड। डेप्रिसिएशन टैक्स शिल्ड मतलब डेप्रिसिएशन के कारण टैक्स में इतने का बचत हुआ। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दिस अमाउंट बाय डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। अगर आप डेप्रिसिएशन में टैक्स रेट लगा दो तो डायरेक्ट आप डेप्रिसिएशन टैक्स शिल्ड निकाल सकते हो। कैसे? देखो डेप्रिसिएशन कितने का? डेप्रिसिएशन है 30 का। टैक्स का रेट कितने का? टैक्स का रेट है 40%, तो 30 का 40% कितना हुआ? 12। सिंपल कैलकुलेशन। तो भैया डेप्रिसिएशन टैक्स शिल्ड निकालने का दो तरीका मैंने आपको समझाई, एक ये और एक ये। तो क्या एग्जाम में आप ऐसे कैलकुलेट करोगे? जी नहीं, आपको डेप्रिसिएशन टैक्स शिल्ड निकालना है तो आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से। तो डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स शिल्ड इक्वल टू डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के कारण टैक्स में होने वाली बचत यानी डेप्रिसिएशन टैक्स शिल्ड आपको मिलेगा। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक बार वापस से रिकैप करते हैं। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि पे बैक पीरियड या कैपिटल बजटिंग का कोई भी आप सम्स कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये होगा कि कैश फ्लो नहीं दिया जाएगा। तो कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने एक सिंपल तरीका बताया, क्या कि कभी कभी आपको प्रॉफिट दिया जाएगा यानी पैट। जब भी प्रॉफिट दिया जाएगा तो इसको मैं बोलूंगा पैट। तो पैट दिया जाएगा, ये पैट दिया जाएगा तो कभी भी इसको गलती से कैश फ्लो समझने का कोशिश ना करें, गुस्ताखी ना करें। पैट एंड कैश सीपेट आर नॉट इक्वल। तो भैया पैट को सीपेट कैसे बनाए? पैट को सीपेट कैसे बनाए? पैट में अगर आप डेप्रिसिएशन जोड़ देते हो तो आपका सीपेट निकल जाएगा।
पैट में अगर आप डेप्रिसिएशन जोड़ते हो तो आपका सी फैट निकल जाएगा। क्या लॉजिक है सर इसके पीछे का? ये लॉजिक है। लॉजिक क्या, देखो मेरा सेल है 200 लाख का, सारे खर्चे 120 का, डेप्रिसिएशन माइनस किया 30, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 50। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे मैं 40% का टैक्स देता हूं तो अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 30। अब भैया ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 आया, क्या ये इतना ही कैश फ्लो है? नहीं, पैट और कैश फ्लो अलग अलग चीज होती है। पैट अलग, कैश फ्लो अलग, क्योंकि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाता है उतना ही कैश फ्लो हो, ये जरूरी नहीं है। तो पैट में डेप्रिसिएशन जोड़ दिए तो सी पैट आया। क्यों डेप्रिसिएशन जोड़े? क्योंकि डेप्रिसिएशन के नाम पे जो कंपनी अलग किया है वो रुपया कहीं नहीं गया, वो कंपनी के पास ही है। तो कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया और इतना अलग किया तो टोटल ही ना कैश फ्लो बना। तो इस कैश फ्लो को बोलेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स के बाद अपने इतने का कैश जनरेट किए 60 लाख रुपीस का। ठीक है, तो ये सी फैट, यही अपने को पूरा कैपिटल बजटिंग चैप्टर में चाहिए। तो अपना जो टारगेट है वो पूरा हो गया कि डेप्रिसिएशन में, सॉरी पैट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके हम लोग क्या निकाल लिए? सी फैट निकाल लिए। ठीक है, बट अब थोड़ा इनसाइड स्टोरी में जाते हैं। इसके इनसाइड स्टोरी में जाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि सर एक मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर डेप्रिसिएशन को जब बाद में जोड़ना ही तो घटाए क्यों? इग्नोर ही कर दो, ना घटाओ ना जोड़ो, बात ही क्या आएगा। तो वो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि सेल में से एक्सपेंसेस माइनस किए, डेप्रिसिएशन को छोड़ दिए तो पीबीटी आया, टैक्स माइनस किए पैट आया, तो यही पैट आपका सी फैट हो गया। अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स तो यही पैट आपका सी फैट आ गया। बट ये गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करके टैक्स ज्यादा कर दिया, यानी आपने डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया तो प्रॉफिट ज्यादा आया। अब प्रॉफिट ज्यादा आने के कारण गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ा, तो आपके वजह से नुकसान हुआ टैक्स का। तो इसलिए भैया डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो खर्चा माइनस करने से प्रॉफिट घटता है, प्रॉफिट घटने से टैक्स कम जाता है। तो अपने टैक्स को बचाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया। ठीक है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस किए ताकि टैक्स बच जाए। अब बाद में डेप्रिसिएशन जोड़े ताकि कैश फ्लो निकल जाए। दो बार डेप्रिसिएशन माइनस किए ताकि टैक्स बच जाए, अब बाद में डेप्रिसिएशन जोड़े ताकि कैश फ्लो निकल जाए। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन के कारण होने वाले टैक्स में बचत कैसे निकालेंगे? टैक्स सेविंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो मेरे को टैक्स 32 लाख देना पड़ता। अगर डेप्रिसिएशन है तो अपने को टैक्स 20 लाख देना पड़ रहा है। इसका मतलब 12 लाख का बचत हो रहा है टैक्स में ड्यू टू डेप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। तो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। डेप्रिसिएशन जो है 30 का, उसमें आप टैक्स रेट मारो तो आपका डायरेक्ट डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड आता है। ओके, तो सर ये टैक्स शील्ड निकालने का फायदा क्या हुआ? फायदा देखो, फायदा ये हुआ कि इस प्रोसेस से जब अगर आप जाते हो, अगर आप डेप्रिसिएशन इग्नोर करके आगे बढ़ते हो, जैसे मैंने इस ऑप्शन ए दिखाया, दिस इज योर ऑप्शन ए, और मैंने ऑप्शन बी आपको दिखाया, दिस इज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन ए से आपने कैश फ्लो निकाला, आया 60। ऑप्शन बी से आपने कैश फ्लो निकाला, आया 48। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन नहीं घटाया, जिसके कारण टैक्स ज्यादा हुआ। तो भैया इस वजह से आपका ये जो कैश फ्लो ये गड़बड़ है। तो अभी मैं इसको पैट ही बोलता हूं। ठीक है, अभी मैं इसको पैट ही बोलता हूं। तो अब देखो, अगर आप डेप्रिसिएशन इग्नोर करके बनाते हो, यानी ना डेप्रिसिएशन शुरू में घटाओ ना शुरू में जोड़ो, तो भी आप राइट पैट निकाल सकते हो। आपका पैट कितना है? 40 लाख। ठीक है, तो ये एरो और ये एरो ऐसा मैंने दिखा दिया। आपका पैट कितना? 48 लाख। अब इसमें आप डायरेक्ट जोड़ दो। अच्छा, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड को शॉर्ट में मैं बोलूंगा डीटीएस। डीटीएस। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट डीटीएस जोड़ दो 12 का, तो ये हुआ 60 आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो गौर करो मैंने क्या किया, मैंने आप यहां पर डेप्रिसिएशन घटा रहे हैं, बाद में डेप्रिसिएशन जोड़ रहे हैं, तो घटा के जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़? इसलिए रहे हैं ताकि अपना सीफेट निकले, और घटा इसलिए रहे हैं ताकि अपना टैक्स कम हो। ठीक है, तो घटा के जोड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली कैश फ्लो कितना? 60 लाख। तो मैंने यहां पे क्या किया, ना घटाया ना जोड़ा,
ना घटाया ना जोड़ा, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के कारण होने वाले टैक्स में बचत को जोड़ दिया। यानी देखो मेरा मेरा पैट है 48 का, मैंने 48 लाख कमाया, मैंने प्रॉफिट कमाया 48 और डेप्रिसिएशन के कारण टैक्स में बचत हुआ 12 लाख का, तो अल्टीमेटली मेरा कैश फ्लो 60 हुआ। अब गौर करो, मैंने घटाया जोड़ा, घटाया इसलिए ताकि टैक्स बचत हो, और जोड़ा इसलिए ताकि सीफेट निकले, तो मैंने इसका नेट इफेक्ट कर दिया। नेट इफेक्ट क्या है कि मैं डायरेक्ट पैट में डीटीएस जोड़ रहा हूं, तो डेप्रिसिएटिंग टैक्स फील्ड जोड़ने के कारण आपका डायरेक्ट सीफेट निकल गया। ठीक है, तो ना डेप्रिसिएशन लिया ना जोड़ा, लास्ट में डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन को घटा के जोड़ने का एक ही एडवांटेज था, डेप्रिसिएशन को घटा के जोड़ने का एक ही मकसद था, टैक्स में बचत लेना। तो मैंने डायरेक्ट टैक्स में जो बचत है वही जोड़ दिया, तो सीफेट निकल गया। तो या तो आप ऐसे बना लो एग्जाम में, या तो आप ऐसे बना लो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। बिना डेप्रिसिएशन लिए पूरा बनाओ, लास्ट में डीटीएस जोड़ दो, ये डेप्रिसिएशन घटाओ बाद में डेप्रिसिएशन जोड़ो, एक ही बात है। जैसा सम्स आएगा वैसा तरीका से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। कभी कभी आपको इसका यूज करके करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको ऐसे करके सीफेट निकालना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ सम। ओके, आप इसको अच्छा से कॉपी करो, मैं बता दे रहा हूं पहले आप किसको कॉपी करोगे। यहां तक तो आप एक नंबर यहां तक कॉपी कर लोगे पूरा, ये आपका मेन पार्ट हुआ, दिस इज योर मेन पार्ट। उसके बाद आप ऑप्शन ए कॉपी करोगे, ऑप्शन बी कॉपी करोगे, और ये कॉपी करने के बाद यानी आप लास्ट में यहां पे जाओगे, नीचे कॉपी करोगे। तो आप इसको अच्छे से कॉपी करो। ओके, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बुक का एक सम्स पे लिए चलता हूं। मैं बेसिकली अपनी क्लासेस में स्टूडेंट को स्कॉलर से पढ़ाता हूं, जिसमें लास्ट 20 to 30 ईयर का सम्स होते हैं। तो स्कॉलर अगर आप करके जाते हो तो इट्स इनफ फॉर बीकॉम एग्जाम्स, आपको एक भी क्वेश्चंस अलग से नहीं मिलेंगे, सारे आपको सम्स से मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहीं से भी सम्स प्रैक्टिस करो, बट मैं यहाँ पे सम्स का ईयर मेंशन कर दूंगा कि वो सम्स किस ईयर में। हाँ, मैंने वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज किया था, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट अपने सोसाइटीज में आ गए थे, उसी के लिए। ओके ओके, तो मैं एक सम्स कर रहा हूं, ये सम्स आया हुआ है 2006 में। ये स्कॉलर का ए का 1 है, ए का 1, स्कॉलर का ए का 1 है। ठीक है, तो आप इसको ईयर से नाम रखो, आप कहीं से भी बुक्स किसी भी बुक से बासुदास या कोई भी अदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बुक्स है उससे आप सॉल्व करते हो, अगर आपको 2006 का सम दिख जाए तो ये वही है। मैं आपको सम्स को डिटेक्ट कर देता हूं, आप उसे काइंडली लिख लो कॉपी में, अच्छा रहेगा, इट विल बी बेटर फॉर अस। लिख लो, कंप्यूट द पेबैक पीरियड, कंप्यूट द पेबैक पीरियड for the project, compute the payback period for the project, compute the payback period for the project। okay, लाइन चेंज करो, लिखो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। उसके नीचे लिखना है बुक वैल्यू of fixed assets, book value of fixed assets। उसके नीचे आपको लिखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पैट। तो एंड ऑफ द ईयर 1,
2 3 4 5। ये जो फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू दिया है ये इस तरह 90 80 70 60 50। ये जो पैट दिया है 20 22 24 26 एंड 28। ठीक है, तो ये आपको सम्स दिए हुए हैं। तो मैंने बस एक लाइन डिटेक्ट किया, बाकी मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप देख सकते हो। ओके, तो सम क्या है कि आप इसे कॉपी करो अच्छे से। पहले टेक योर टाइम एंड कॉपी द सम। ओके, लेट अस स्टार्ट। आपका क्वेश्चन में बोला गया कंप्यूट पेबैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको बोला है पे बैक पीरियड निकालने के लिए। ठीक है, आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं ईयर एंड के, 5 साल के आपको डेटा प्रोवाइड किए गए हैं। एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब इसको कैसे रीड करोगे? एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या? पहले साल का एंड में ये, दूसरे साल का एंड में ये और ये, तीसरे साल का एंड, चौथे साल का एंड, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो आपको हर साल के एंड का डेटा दिया हुआ है। ओके, ये हुआ फिक्स एसेट्स का वैल्यू, ये हुआ फिक्स एसेट्स का वैल्यू। पहले साल के एंड में कितना? 90, दूसरे साल के एंड में कितना? 80, तीसरे साल के एंड में फिक्स एसेट्स कितना हो गया? 70, 4th ईयर के एंड में फिक्स एसेट्स 60, 5th ईयर के एंड में फिक्स एसेट्स हो गया 50। आप अगर इसको अच्छा से पढ़ो तो आप कुछ एनालाइज कर पाओगे, और वो एनालिसिस ये कहता है कि फिक्स एसेट्स हर साल 10 से घट रहा है। अरे भैया, आपको ये फिक्स एसेट्स खरीद नहीं रहे हर साल, बोला बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं बोला, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का बुक वैल्यू का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं, बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट में हो। और आपको पता है कि फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट में हमेशा रिटेन डाउन वैल्यू पे होती हैं। तो बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, और बैलेंस शीट का वैल्यू का मतलब रिटेन डाउन वैल्यू। कोई भी फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट पे हमेशा रिटेन डाउन पे लिखी हुई होती है। तो ये रिटेन डाउन आपको दिया है, तो ये बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है? रिटेन डाउन वैल्यू। ओके, तो रिटेन डाउन वैल्यू 90 80 70 60 50, इसका मतलब हर साल 10 से घट रहा है। तो हर साल 10 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो आपने डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकाल दिया कि डेप्रिसिएशन हर साल 10 का हो रहा है। सम्स में दिया नहीं है कि ये फिगर्स इन थाउजेंड्स है या इन लाख है, अपने ऐसे ही बनाते हैं। ओके, तो आप अगर अच्छे से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि हर साल डेप्रिसिएशन 10 का हो रहा है। ठीक है, तो सर पैट पता है, पैट में डेप्रिसिएशन जोड़ के सीपैट निकल गया। बताओ, पहला साल आपने कितना पैट कमाया? 20। अब पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10। दूसरा साल आपने कितना पैट कमाया? 22। दूसरा साल का डेप्रिसिएशन 10। तो पैट में डेप्रिसिएशन जोड़ के यू कैन इजीली कैलकुलेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो आप लोग हर साल का सीपैट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन में मैं बात कर रहा हूं। सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम क्या होगा, आप इसको कॉपी कर लो कहीं कोना में, अगर आपको नहीं पता है तो। आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिया, व्हाट अबाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट? अगर कोई बच्चा स्मार्ट हो तो अब तक वो कैच कर चुका होगा। स्मार्ट सारे बच्चे होते हैं, बट दिमाग यूज करना चाहिए सही टाइम पे। अपना माइंड का अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो आप स्मार्ट बन जाते हो। हाँ, तो यहाँ पे आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है कि इस प्रोजेक्ट में शुरू में कितना इन्वेस्ट हुआ, बट आप निकाल सकते हो, इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? देखो, आपका फिक्स एसेट्स पहले साल के एंड में कितना? 90, दूसरे साल के एंड में कितना हो गया? 80, तीसरे साल के एंड में कितना हो गया? 70। इसका मतलब 10 का डेप्रिसिएशन घट रहा है। अगर मैं टाइमलाइन बना के समझाऊं तो फिक्स एसेट्स यहाँ 90 हो गया, यहाँ 80, यहाँ 70, यहाँ 60, यहाँ 50। तो 10 का डेप्रिसिएशन घटा तब 80 आया, यहाँ भी 10 का माइनस हुआ तो 70 आया, यहाँ भी 10 का माइनस हुआ तो 60 आया, यहाँ भी 10 का माइनस हुआ तो 50 आया। इसका मतलब यहाँ भी तो 10 माइनस हुआ होगा।
तो आपने फिक्स एसेट्स खरीदे होंगे 100 पे, ये आपका हुआ परचेज प्राइस। आपने जरूर Y0 पे, ये Y0 है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में वैल्यू 90 है, जरूर आपने बिगिनिंग में 100 का खरीदा होगा, तभी जाके 100 में से 10 का डेप्रिसिएशन घट के 90 आया, फिर 10 का डेप्रिसिएशन घट के 80 आया, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बना, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का बना, तो आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1 में रख सकते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का बना, नाइन्टी प्लस 10, यानी 90 आया, डेप्रिसिएशन घटा कर, तो डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बना 100 का, यानी 100 आपने लगाया है। तो इस प्रोजेक्ट में आपने लगाया कितना, 100, इस फिक्स एसेट्स में आपने लगाया कितना, 100, और उस 100 को लगा के आप कितना कितना कैश फ्लो कमा रहे हो ये निकालो, और 100 आपका कितने साल में रिकवरी हो जा रहा है वो निकाल लो, ये आपका पे बैक पीरियड निकल गया। तो अब मैं जाऊंगा मेन पार्ट ऑफ द सम, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। इसको आप कॉपी करना है, आप ये टाइमलाइन जरूर बना ले, अगर एग्जाम में भी आप शो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टीचर बोले खुश हो जाएंगे कि बच्चे को पेंटिंग बनाना आता है। ओके तो लेट अस कंप्यूट पे बैक पीरियड। अब मैं इसे साफ कर रहा हूं, मैं सम्स को भी साफ कर रहा हूं, मेरे सामने बुक पड़ा हुआ है, आई होप आप लोगों ने भी सम कॉपी कर लिया होगा। कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो हमारा टेबल क्या था यहाँ पे, ईयर्स 1 2 3 4 5, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, पैट। पैट क्या क्या है, 20 22 24, 20 22 24 26 28। उसके बाद आपको पता है कि डेप्रिसिएशन आपने निकाल चुके हो ऑलरेडी, डेप्रिसिएशन 10, वो डेप्रिसिएशन जो आपने टाइमलाइन बनाया था वहां पे -10 जो डेप्रिसिएशन किया वो निकल गया, इसका मतलब 10 10 10। तो पैट पता चल गया, डेप्रिसिएशन पता चल गया। तो अगर आपको मैं बोलूं सी फैट निकालने को, तो इसका फॉर्मूला पैट प्लस डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजली। तो पैट प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करने से क्या पता चलता है, सी फैट। तो 20 + 10 = 30, here is 32 34 36 sorry 36 38। now cumulative cash flow, cumulative cash flow ये मैंने आपको बता दिया था। देखो इसका मतलब क्या, पहला साल आपने कितना कैश फ्लो जनरेट किया, 30, तो पहले साल तक आपने कितना कैश फ्लो जनरेट किया, 30। दूसरे साल आपने कैश फ्लो जनरेट किया 32, तो दूसरे साल तक टोटल कितना हुआ, 62। तीसरे साल आपने कैश फ्लो जनरेट किया 34 का, तीसरे साल आपने कैश फ्लो जनरेट किया 34 का, तो तीसरे साल तक टोटल कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ, 96। आप ऐड कर सकते हो, ये 30, ये 30 + 32, ये 30 + 32 + 34। चौथे साल कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 36 का, तो चौथे साल तक कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ, 30 + 32 + 34 + 36 कितना आता है, ये 94 + 24 + 6 132 आई थिंक, अब टू चेक, 96 + 36 132, ओके राइट। फिफ्थ ईयर में आपका टोटल कितना हो गया, 30 + 32 + 34 + 36 + 38। इसकी कोई जरूरत नहीं है,
270, sorry 170, it becomes 170. तो आपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो सक्सेसफुली कंप्यूट कर लिया। अब आपको चेक करना है कि 100 आपका कब तक आया। समझो, आपने 100 लगाया प्रोजेक्ट में, पहले साल तक आप कितना कैश कमा लिए 30, दूसरे साल तक 62, तीसरे साल तक 96, चौथे साल तक 132। तो 100 आपने आपको निकालना है। 100 जो आपने पे किया था 100 वो कब तक रिकवरी आ गया, तो जरूर 100 इसके बीच में रिकवरी हो गया, यानी 100 की रिकवरी 3 से 4 ईयर के बीच में हुई है। थर्ड ईयर तक आपने 96 और फोर्थ ईयर तक 132, इसका मतलब 100 की रिकवरी इन दोनों के बीच हुआ है। तो अब अपने लगाएंगे बाय इंटरपोलेशन। बाय अप्लाइंग इंटरपोलेशन वी कैन इजिली कैलकुलेट कि अपना 100 कब रिकवर हुआ है। तो कैसे मैंने आपको बताया था, 3 4 गैप करके थोड़ा लिखते हैं। 3 के सामने मैंने बोला था 96 और 4 के सामने मैंने बोला था 132। तो अब आपको निकालना 100 कब आया, तो मानते हैं x। तो मैंने मान लिया 100 की जो रिकवरी हुई है x पीरियड में हुई है। तो अब मैं आपको एक एरो बनाया था इस तरह से, अगर आपने इसमें कोई गड़बड़ की तो आपका इक्वेशन गलत ड्राफ्ट होगा और सम भी गलत, आंसर भी गलत आएगा, इसलिए प्लीज इसको अच्छा से करें। तो अब मैं इक्वेशन बन रहा हूं, तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बना, ये एरो को आपको देखना है, 3 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू 96 माइनस 100 बाई 96 माइनस 132। तो अब मैं आपको यहां पे ले चलता हूं, मैं अब यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसको, बिकॉज ऑफ सॉर्ट ऑफ प्लेस में वहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। 3 में से x गया, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, 96 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 4, और 96 माइनस 132, 96 माइनस 132 becomes माइनस 36, माइनस 36। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 36 काट के 1/9, 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स में। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 माइनस एक्स को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 3 27 माइनस 9x, 9 इंटू 3 27, x को 9 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1। तो 26 मैंने यहां रखा, -1 को यहां रख के +1 इक्वल टू 9x। नाउ इट्स बिकम 28 इक्वल टू 9x। x का वैल्यू अपना फाइनली 28/9 इक्वल टू 28/9 इक्वल टू 3.1 ईयर, यानी 3.1 ईयर में आपका रिकवरी हो चुका होगा जो आपने 100 लगाया। तो आप एक चीज चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे एक बात को नोटिस कर सकते हो कि 96 132 के बीच में 100 कब आया होगा। 96 से थोड़ा सा दिन बाद ही 100 का रिकवरी हुआ होगा, क्योंकि 96 से 100 का गैप ज्यादा नहीं है। अगर मान लो आपका 100 नहीं होता 130 होता तो उसका आंसर लगभग 3.9 3.10 तक आ रहा होता, क्योंकि वो इसके करीब आएगा। तो वो देखो आपका आंसर थर्ड ईयर के करीब ही आएगा, क्योंकि थर्ड ईयर तक 96 कमाया, फोर्थ ईयर के एंड में 132, तो 100 जरूर तीसरा चौथा के बीच में हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट बीच में नहीं, तीसरा साल से थोड़ा सा दिन बाद। तो ये आपका पे बैक पीरियड निकला 3.1 ईयर। दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप इसे कॉपी करें। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट रह जाती है तो काइंडली इसे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं सॉल्व कर दूंगा। और वन मोर थिंग, अगर आपको ये समझ में आया है,
अगर आपको क्लासेस पसंद है तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं रिसेंटली जो क्लासेस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए। एंड मैंने ये क्लास अपलोड करने में कुछ लेट कर दी क्योंकि बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजन, बट मैं ट्राई करूंगा कि अब मैं फ्रीक्वेंटली क्लासेस अपलोड करता रहूं, क्योंकि मेरा भी फाइनल ग्रुप 2 का एग्जाम्स, ये फाइनल ग्रुप 2 का एग्जाम्स जून में होने वाले थे, जो अब फर्दर पोस्टपोन्ड हो गए, जुलाई एंड में हो गया। तो अब तो मुझे कुछ टाइम मिल गया है, तो मैं क्लासेस की जो अपलोडिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ा लूंगा। तो काइंडली मैं जैसे क्लास अपलोड करता हूँ उसे पूरा देखें, आधा अधूरा पढ़ाई ना करें, अच्छा से पढ़े, घर पे रहे, सेफ रहे, और इसे कॉपी कर ले अच्छे से। आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय।